नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह। एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूं परफेक्ट न्यूज़ एनालिसिस का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले सप्ताह एयर इंडिया की टाटा समूह को बिक्री हो गई और 18,000 करोड़ में टाटा ने सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को खरीद लिया। एयर इंडिया, जैसा कि आपको मालूम है, पिछले लगभग 15 साल से घाटे में चल रही थी और ये घाटा बढ़ते बढ़ते 70,000 करोड़ से भी ऊपर हो गया था। इतने बड़े घाटे को लेकर कोई भी सरकार ज़्यादा दिन तक किसी कंपनी को नहीं चला सकती और अंततः 2001 में जो प्रक्रिया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वक्त में अधूरी रह गई थी, वो जाके मोदी सरकार के वक्त में पूरी हुई। 2 साल की गहन कशमकश के बाद आखिरकार सरकार टाटा के साथ एयर इंडिया का सौदा करने में सफल हुई। अब दोस्तों, देखने की बात यह है कि इस सौदे से सरकार को, टाटा को और आम जनता को क्या मिला या क्या मिलना है। 15,000 करोड़ का जो घाटा है वो सिर्फ टाटा ने लिया है एयर इंडिया का, और बाकी सारा घाटा अभी भी सरकार को अदा करना पड़ेगा। टाटा ने एयर इंडिया की सारी कंपनियां नहीं ली हैं, उसने सिर्फ एयर इंडिया और एयर इंडिया सेट्स और एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये 3 कंपनियां खरीदी हैं, जबकि बाकी अलायंस एयर, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज, होटल कॉरपोरेशन, ये 3 कंपनियां अभी भी सरकार के पास ही रहेंगी। टाटा के पास एयर इंडिया आने से टाटा इस देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी हो जाएगा। एविएशन मार्केट लगभग 23-24% उसके कब्जे में आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जबकि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें भी वो इंडिगो एयरलाइन से सीधे मुकाबला करने की स्थिति में होगी। इंडिगो एयरलाइन का आज की तारीख में 57% हिस्सेदारी है डोमेस्टिक बाजार में, जबकि टाटा की 2 एयरलाइंस हैं, एक विस्तारा, दूसरी एयर एशिया। ये दोनों कंपनियों का सम्मिलित हिस्सेदारी मिला के जाके कोई 12-14% से ज़्यादा नहीं बनती। तो एयर इंडिया, जिसका कि अभी डोमेस्टिक बाजार में करीब हिस्सेदारी 13% से ऊपर है, वो इसके पास आ जाने से डोमेस्टिक मार्केट में भी इसके हिस्सेदारी 23% के आसपास हो जाएंगी। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी समस्या जो उसके आगे थी टाटा के, कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और डोमेस्टिक बाजार में वो इंडिगो के बाद या तो दूसरे नंबर पर हो कम से कम, या इंडिगो से आगे हो। तो अब उसकी ये दोनों ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। एविएशन मार्केट में कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट होने वाला है, तो कस्टमर को देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो होगा कि कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि टाटा एक अच्छा ग्रुप है, एविएशन इंडस्ट्री में उसका अनुभव है और उसकी सर्विसेज विस्तारा और एयर एशिया इंडिया की काफ़ी अच्छी बताई जाती हैं। तो निश्चित रूप से एयर इंडिया की सर्विसेज भी बेहतर होंगी और एक अच्छा अनुभव कस्टमर्स को मिलेगा। लेकिन इसका हवाई किरायों पर कोई बहुत बड़ा असर होने वाला ऐसा फिलहाल मुझे नहीं दिखता, क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल में एविएशन मार्केट पूरा का पूरा काफ़ी बुरी हालत में, उड़ानें बंद रही हैं, अब धीरे धीरे वो खुल रही हैं। तो इसमें अभी भी समय लगेगा 1 साल का। तो जब तक सामान्य स्थिति नहीं होती तब तक अभी ग्राहकों को किरायों में राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ तक एविएशन मार्केट की एयरलाइंस का स्थिति का सवाल है, तो टाटा
जिसकी 2 एयरलाइनें घाटे में चल रही थी। एयर इंडिया के आने के बाद एक तो उसे पहले एयर इंडिया का रोजाना जो 20 करोड़ का घाटा हो रहा था उससे निपटना पड़ेगा। बाजार में एयर इंडिया को पुरानी स्थिति में बहाल करना एक जरूर चुनौती होगी और ये वक्त ही बताएगा कि वो इससे कैसे निपटते हैं। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है तो सरकार के पास अलायंस एयर बची है, जो कि फ़िलहाल डोमेस्टिक मार्केट में उड़ान स्कीम के तहत जो सस्ती उड़ानें होती हैं उनका संचालन करती है और करीब करीब कोई 70-80 फ्लाइट्स रोजाना उसकी उड़ती हैं देश के छोटे और मझोले शहरों में। अब इस एयरलाइन को सरकार आगे उसको मजबूत करेगी, क्योंकि अभी उसके पास सिर्फ 72 सीटर छोटे विमान हैं। इसको आगे बड़ा करने की अगर उसकी योजना है तो उसे बड़े बोइंग 777 वगैरह खरीदने पड़ेंगे और इसको नए सिरे से मार्केट में एक नया ब्रांड देना पड़ेगा। अलायंस एयर ब्रांड ही बना रहेगा या कोई नया ब्रांड आता है, या कि सरकार इससे भी देर सवेर मुक्ति पाना चाहेगी, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चर्चाएं भी हैं कि अलायंस एयर को भी बेचा जा सकता है। लेकिन जैसा कि मुझे लगता है कि शायद सरकार की कुछ अपनी आवश्यकताएं वीआईपी मूवमेंट्स के लिए एक एयरलाइन की सरकार को हमेशा ज़रूरत रहेगी, इसलिए वो इसको अभी फ़िलहाल बनाए रखना पसंद करेगी। आपको ये भी पता होगा कि इस सौदे में अजय सिंह की कंपनी स्पाइस जेट ने भी भाग लिया था, हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिली। तो स्पाइस जेट के लिए भी इस सौदे के बाद एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई है, क्योंकि अभी तक इंडिगो के बाद स्पाइस जेट ही निजी क्षेत्र में सबसे रिलायबल एयरलाइन मानी जाती थी। ऐसे में जबकि एयर इंडिया की सेवाओं को लेकर लोगों में थोड़ा असंतोष रहता था, अब जबकि एयर इंडिया की सेवाएं टाटा के पास जाने से सुधरेंगी तो निश्चित रूप से स्पाइस जेट को अब ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये 18,000 करोड़ का सौदा है, जिसमें लोगों को लगता है कि शायद 18,000 करोड़ रुपए सरकार को टाटा से प्राप्त हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में से इसमें से सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए सरकार को मिलेंगे, जबकि बाकी 15,000 करोड़ रुपए वो घाटे का हिस्सा है और उस घाटे की पूर्ति टाटा समूह को देर से धीरे धीरे करनी है। वो कैसे करेगा ये उसे देखना है। तो कुल मिलाकर सरकार के पल्ले सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए आए हैं। सरकार के आगे इस सौदे के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती पेश होने वाली है वो ये है कि अभी तक जब भी कभी सरकार के सामने कोई अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा होता था, जहां भारतीय नागरिकों के सामने समस्या पैदा होती थी, जैसे अफगानिस्तान में युद्ध के हालात पैदा हुए, इराक में जो स्थितियां हुई, यमन में, तो उन सारे मौक़ों पर हजारों भारतीय नागरिकों को एयर इंडिया के जरिए स्वदेश लाया जाता था। अब जबकि एयर इंडिया सरकार के पास नहीं होगी, तो ऐसे अभियानों में सरकार क्या निजी एयरलाइंस के आगे हाथ पैर जोड़ेगी अथवा अलायंस एयर का इस्तेमाल करने के लिए उसे फिर से मजबूत किया जाएगा, ये देखना होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।